अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर को हमने इंशाल्लाह 2 पार्ट्स के अंदर बनाना है ताकि कॉन्सेप्ट्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जितना कुछ मैं कहना चाहूँगा वो मैं कहूँगा ज़रूर, चाहे थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए, और इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और बाकी के कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 4 पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप आगे हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या किया? लेक्चर नंबर 3 तक हमने जो किया था वो ट्रेलर था। ट्रेलर भी किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट पे पढ़ चुके, 20 प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उसको हमने रिफ्रेश मारा था। ठीक है जी, जो F5 प्रेस करके कीबोर्ड से F5 करते तो आपके PC में रिफ्रेश हो जाता है। इसमें हमने ये जो 4 टॉपिक्स है ये हमने डिस्कस करने। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और बड़े मज़े का यहाँ से ही स्टार्ट होने लगा है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उनको एक एक लाइन में आपके सामने बयान किया गया। ये लिखा हुआ वन लाइनर गिवन हियर वुड हेल्प इन। इसका मतलब ये है कि एक लाइन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट। देखिए, आप जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं उसकी कॉस्ट पे करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप जॉब कर रहे हैं। आप जॉब जब करते हैं तो आप उस ऑफिस में जाते हैं और जाने के बाद सपोज़ कि आप पूरा महीना, आप जिस तरह की जॉब नेचर है, आपको कोई काम आया ही नहीं, आप सारा दिन बैठे रहते हैं और घर चले जाते हैं। आपको महीने के एंड में पूरी पे मिलती है। आपको पे तो नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपने तो कोई काम नहीं किया। तो क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ से बड़ा अच्छी तरह क्लियर कि आपने टाइम एक्चुअली दिया है तो टाइम के पैसे होते हैं। ठीक हो गया। आपकी सर्विसेज हायर की है उन्होंने, भले उस टाइम के दौरान आपसे कुछ सर्विसेज ली नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लेकिन आप अवेलेबल थे। आपकी अवेलेबिलिटी जो है, आपका टाइम देना जो है, उसकी आपको सैलरी मिल गई। अच्छा, दूसरी बात है इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये टाइम वैल्यू बनी, उसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक टेलर के पास गया और टेलर के पास मैंने जाके उसको मैंने अपना सूट दिया, ड्रेस सिलने के लिए दिया, और उसको मैंने कहा जी सिलाई कर दे। उन्होंने बताया जी इतनी सिलाई है इसकी। ठीक है, तो मैंने कहा ये इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करना है, ये वाला। उसने कहा ठीक है जी, इसके ना 200 इसके भी हो। बिल्कुल छोटा सा डिज़ाइन था, 200 इसके ऊपर। मैंने कहा जी मतलब ये वैसे बना दे। उन्होंने कहा नहीं जी, इसके ऊपर टाइम लगता है। तो बीच के एक टेलर भी मुझे समझा रहा है कि मैं टाइम वैल्यू बनी, कि आपको जो टाइम मेरा लग रहा है उसके ऐसे में मैं पैसे ले रहा हूँ। इसी तरह इंटरेस्ट क्या है कि कोई भी आप चीज़ ख़रीदते हैं, जब कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जब उसका पैसे देते हैं। ठीक है। इसी तरह जब पैसा किसी से लेते हैं, पैसा ही ले लिया आपने, कहा जी मुझे यार पैसा चाहिए, जैसे आप बैंक जाते हैं, अब लोन ले लेते हैं। तो अब लोन के, अब पैसे का मतलब क्या होगा? पैसे के ऊपर आपने जो पैसा दे रहे हो तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इससे रुपी टुडे इज़ वर्थ मोर देन रुपी टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो आपके पास जेब में आपके पास पैसे हैं, उनकी वर्थ ज़्यादा है टुमारो वाले, फ्यूचर में जो आपके पास पैसा आएगा उसकी, क्योंकि वो उसका इन्फ्लेशन इफेक्ट आ जाता है, डी वैल्यू हो जाता है मनी। जैसे कि सपोज़ कि आप आज जितनी, सपोज़ कि अगर 1 किलो चीनी खरीद सकते हैं 100 रुपीज़ पे, सपोज़ कर लिया आपने, तो आप 6 महीने बाद वो इसी 100 में उतनी चीनी नहीं खरीद सके, उसकी क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो चीनी महंगी हो गई होगी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन है। तो इसमें रुपी टुडे इज़ वर्थ मोर देन रुपी टुमारो। अच्छा, सेकंड है जी रिस्क एंड रिटर्न। देखिए, आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाज़ का आपको कोई दोस्त कहता है यार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें इतना आपको 110% पैसे बच जाएंगे। ठीक है, सपोज 100 पे लगाइए तो 110 आ जाएगी। तो आप कहेंगे अच्छा रिस्क कितना है, आप खुद ही एस्टिमेट करते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं नहीं लगाता, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये तो 10 रुपये कम है। रिस्क मीन्स कि आपके पैसे जो लगे हुए हैं उसके आपके लॉस के कितने % चांसेस, वो आपको बैन टू बैन वेरी करता है कि आप खुद एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि रिस्क ज़्यादा तो मैं रिटर्न भी ज़्यादा लूँ। तो रिस्क एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये है। सेफ रुपी इज़ वर्थ मोर देन रिस्क रुपी, कि एक सेफ रुपी है, जहर है, उसकी वर्थ ज़्यादा क्योंकि वो आपके पास ही रहेगा। रिस्की का आप किसी वक्त भी उसको लॉस कर सकते हैं। डायनेमिक रिस्क एंड रिटर्न को बिजनेस में देखा जाता है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। अच्छा, डोंट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंज, डिस्काउंटिंग एंड NPV। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो फ्यूचर में आपके पास पैसे आने हैं,
जैसे हमने पहला जो पढ़ा कि उसकी वर्थ कम होती है आज वाले पैसों से। अब अगर आपने आज वाले पैसे जो आपकी जेब में अगर 100 है, तो 6 महीने बाद आपके पास जो 100 रुपीज़ आना है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये आज वाला 100 और फ्यूचर में 6 महीने बाद वाला 100 बराबर नहीं होंगे। उनको कंपेयर करने के लिए वो कहता है डिस्काउंटिंग मेथड पड़ेगी, आगे जाके हम उसको डिस्काउंट करेंगे और 600 जो 100 जो 6 मंथ के बाद आएगा उसको डिस्काउंट बैक करेंगे और फिर देखेंगे कि आज वाले 100 की इक्वल है कि नहीं। ये होता है डिस्काउंटिंग। नेट पीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कुछ हमने पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह हमने इसको भी जो फ्यूचर में आने वाली वैल्यूज़ होगी उनको डिस्काउंट बैक करेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट की वैल्यू निकाल लेंगे कि आज की डेट में इसकी क्या वर्थ है, क्योंकि फ्यूचर में जो रुपीज़ होते हैं डी वैल्यू वाले होते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कि आपने इसको ऐसे देखते हैं कि जी ये आपने एग्स जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सारे के सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालेंगे कि एक बास्केट गिरी तो सारे के सारे टूट जाएंगे। आप इसको और भी आसान करें कि सपोज कि आपने 1 लाख रुपये आपके पास है और आप दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट पॉकेट में डालेंगे कुछ पैसे, कुछ पॉकेट लेफ्ट में डालेंगे, कुछ अपने अपनी आप पैंट वाली जेब में आगे पीछे सारी पॉकेट्स में कोशिश करें, कुछ बैग है तो बैग में डाल दें। वो क्यों डाल रहे होते हैं आपको पता है, यही प्रिंसिपल लगा रहे होते हैं, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन पॉकेट। वो यही वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको डाइवर्सिफाई करके रखते हैं डिफरेंट पॉकेट में, ताकि एक पॉकेट कट हो जाए तो बाकी पैसे बच जाए। इसी तरह पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी, पोर्टफोलियो होता है कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डिफरेंट बिजनेस में लगाओ, डिफरेंट जगहों पे लगा दो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो गया तो बाकियों में कहीं फ़ायदा भी होगा, पैसे आपके सारे डूबेंगे नहीं। सही होगा जी। अच्छा, 5वां कॉन्सेप्ट है हैजिंग एंड रिस्क। जो हैजिंग होता है, हैजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अच्छा, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें रिस्क भी है। अभी रिस्क को देखिए, आप रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। अब आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, फिर उसका हल क्या है, उसका फिर हैजिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस मीन्स के जिसको इंश्योरेंस कहते हैं। आप जो भी रिस्क है आपके बिजनेस में इन्वॉल्व, उसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर लॉस आता है तो इंश्योरेंस वाले आपके पैसे भरें। हैजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में आपने ये वाला पढ़ना है। ऊपर लिखा हुआ गेट इंश्योरेंस बिकॉज यू विल ब्रेक सम एक्स, ठीक हो गया। कुछ तो टूटे उसका हल क्या निकाले। फिर आगे चलते हैं जी। यहाँ से वही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर किया, मैंने सारा आपको अच्छे से बता दिया, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। जो पॉइंट एक आधा आ रहा है पॉइंट में आपको बता दें। जैसे जी तो कह रहे हैं पी जो है आज के आपके पास मनी है वो उसकी वर्थ ज़्यादा है फ्यूचर से। उसका ये है कि आज जो आपके पास पैसा है उसके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको रिटर्न आ सकते हैं, आप पैसे पे ऊपर पैसा कमा सकते हैं। टाइम ऑफ वैल्यू मनी ऑफ ये और बाकी चीज़ें वही बातें जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की। आगे चलते हैं। इसके अंदर पहली 2 लाइन में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये पढ़े आप कि इन्वेस्टर वांट टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना चाह रहे, मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट पे हासिल करना चाहता है, लेकिन रिस्क एक कॉन्स्टेंट है, रिस्क एक बड़ी रुकावट है बीच में, ठीक है जी। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसलाइक करते हैं रिस्क लेने को। ज़ाहिर है रिस्क किसको अच्छा लगता है। अच्छा, फिर वो कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन अगर उनको कंपनसेट किया जाए, बीज के ऊपर रिटर्न उनको ज़्यादा दिया जाए, तो रिस्क रिटर्न ये कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर पैसे भी ज़्यादा है। सही, आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेस है जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है उनमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको दोबारा एक बात मैं बताऊँ और थोड़ी डिटेल के साथ। हम दारू अपनी लाइफ में क्या सोच रहे होते हैं कि आज हमारे पास अगर 100 है और अगर हमारे पास 6 महीने बाद 100 आ रहा है और 1 साल बाद 100 आ रहा है तो वो इक्वल है। लेकिन इस चीज़ का आपको अंदाज़ तब होता है जब आप बैंक जाते हैं, ठीक है। अब बैंक जाते हैं, आप बैंक जाके कहते हैं जी बैंक मैंने गाड़ी लेनी है आपसे, आप उनसे आप कहते हैं जी मुझे 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान बना दें। आप देखेंगे उस पर उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होगा। अब 3 ईयर मांगेंगे, इंटरेस्ट थोड़ा और से बढ़ जाएगा, 4 पे 5 साल पे बढ़ता जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो एक तो टाइम वैल्यू पर ही लगाते हैं, ठीक है। दूसरा वो डिस्काउंटिंग वाला इस वजह से लगाते हैं कि उनको पता है कि आज जो रुपया है वो फ्यूचर वाले रुपये से उनकी वर्थ कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से। सही हो गया जी। अच्छा जी, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक तो मैंने पैसे वाली एग्जाम्पल ली थी कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अपने पैसे कहीं लेके जा रहे हैं तो आप डिफरेंट पॉकेट्स में रखेंगे। इस तरह इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उनके पास जो पैसा होता है तो डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको पता होता है कि
अगर एक से लॉस होगा तो दूसरे से फ़ायदा होगा, तो हम कंपनसेट कर लेंगे लॉस को। तो यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन है उसमें मैंने ये हैजिंग रिस्क मैनेजमेंट को जो उसने लिखा हुआ उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि ज़ाहिर जितना भी आप एहतियात कर ले, जितना भी आप रिस्क मैनेजमेंट कर ले, ज़ाहिर है लॉस तो होता ही है, तो उसको लॉस को फिर इंश्योरेंस के ज़रिए मैनेज किया जाता है जी। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट थ्योरी स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक थियरी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की बात की मैंने कहा था कि जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसी तरह जो पैसा हम एक दूसरे से लेते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट जो होता है इंटरेस्ट होता है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स के जिस तरह चीज़ों के मार्केट में जब सेल परचेज हो रही है तो उस प्राइस पे खरीदते हैं जहाँ पे सेलर बेचना चाहता है और आप खरीदना चाहते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी वो प्राइस है या वो रेट है जिसके ऊपर आप लेना चाह रहे हैं और लेंडर जो आपको देना चाहता है। सही है जी। अच्छा, इसी तरह जिस तरह रियल मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस और डिस्टर्ब होती है सप्लाई एंड डिमांड से, भी इसके इफेक्ट होती है सप्लाई डिमांड की। अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, सप्लाई कम है, तो रेट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट के साथ मामला है। अगर मार्केट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट की सप्लाई रुपीज़ की अवेलेबल कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अभी हम वो फैक्टर स्टडी कर लेते हैं जो कि इफ़ेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, बीच के जिससे इंटरेस्ट रेट वेरी करता है या जिससे इंटरेस्ट से ज़्यादा डिमांड किया जाता है। ये सारे फैक्टर हम इसके अंदर स्टडी कर लेते हैं। बिजनेस में जब भी होते हैं तो सारे फैक्टर वो देख रहे होते हैं और इसकी बेस पे इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। जब आपको पैसे बैंक दे रहा होता है तो ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। अच्छा, जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, सपोज कि हम उसको कह रहे आई के सारे फैक्टर्स ये वन बाई वन स्टडी करते हैं, डोंट वरी। और दूसरा है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, रियल इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया और जी होता है जी इन्फ्लेशन। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस अभी ले, जो कि यहाँ पे नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट, एक और नॉमिनल इंटरेस्ट। सपोज कि मैंने आपसे पैसे लिए, बैंक से मैंने पैसे लिए और बैंक मुझे जो फाइनल 5 साल बाद मैं उसको पैसे वापस करता हूँ। तो सपोज कि मैंने जब कैलकुलेट किया कि उन्होंने मुझसे जो पैसे लिए वो तो मुझे 20% इंटरेस्ट लगा दिया। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि 20% से मुझे इंटरेस्ट रेट लगा दिया कि सपोज कि अगर मैंने 100 रुपीज़ लिया तो मैंने उसको 120 रुपये बैंक को वापस किए, तो मैं कहता हूँ जी 20% उसको इंटरेस्ट रेट ले लिया। तो बैंक मुझे कहता नहीं जी, हमने आपसे 20% ले लिया। एक्चुअली ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आप जो देख रहे हैं, ये रियल इंटरेस्ट रेट में हमने आपसे सिर्फ 10% लिया, तो बाकी का जो 10% आपने मेरे 10 रुपये लिए वो क्या थे? वो ये था कि इन्फ्लेशन आ गई मार्केट के अंदर, महंगाई हो गई, आपकी जो रुपीज़ था उसकी वो डी वैल्यू हो गया। डी वैल्यू होना एक रुपये का डी वैल्यू होना और एक इंटरेस्ट रेट कॉस्ट है। अब मैंने आपसे पैसे लिए, उसकी कॉस्ट है, प्राइस है। ठीक है, जैसे चीज़ रेंट पे लेते हैं, आप पैसे समझोगे एक तरह से इंटरेस्ट रेट। बैंक से जब पैसे लेते हैं, बैंक अपने रेंट पे ले लिए पैसे उससे। ठीक है ना, जैसे चीज़ें रेंट पे लेते हैं तो उसका किराया देते हैं। इसी तरह बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपने उससे पैसे रेंट पे ले लिए। रेंट पे क्या होता है, चीज़ भी वापस करनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने पैसे उससे रेंट पे लिए और मैंने उनको पैसे भी दिए और वापस उनको किराया भी दिया, तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअली किराया है। अच्छा, मैं ये सारी बातें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि हमारे इस्लाम में इंटरेस्ट हलाल है या मैं ऐसा कुछ साबित करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो कि इंटरेस्ट को हराम ही समझता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बातें कर रहा हूँ, बाकी इंटरेस्ट हमारे इस्लाम में हराम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी ये है जी नॉमिनल इंटरेस्ट, हमने देख रहे हैं कि कौन से अभी रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में आपको फ़र्क समझ लग गया होगा। इन्फ्लेशन 20 समझ लगी होगी आपको। इन्फ्लेशन यही ना, महंगाई हो जाना। एक चीज़ आज जो थी 100 रुपये की थी, 6 महीनों बाद आप खरीदते तो वो 120 की होगी। ठीक है, वो इन्फ्लेशन है, महंगाई हो जाना। ठीक है, अच्छा, महंगाई के फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो भी व्हाटएवर उसको छोड़े अभी फिलहाल। अच्छा, हम नॉमिनल इंटरेस्ट पे रेट पे वापस आ जाते हैं और उसके अपने फैक्टर्स देखते हैं। ये जो फैक्टर्स है 1 बाय 1, ये RF, DR, MR, इनकी सब की डिटेल अभी हमने पढ़ने लगे। वो हम 1 बाय 1 यहाँ से ये फैक्टर लिखे हुए हैं, हम वो आपके साथ मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहला क्या जी, DRF। आर भी रिस्क फ्री, RF रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो है ना इंटरेस्ट रेट, हमने देखना रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखिए जी, वो स्टार्ट में कहता है कि जी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको रिस्क फ्री कह सके। अच्छा जी,
अच्छा, रिस्क किस तरह का होता है? रिस्क ये होता है जनाब कि या तो बैंकक्रप्ट हो जाता है। अच्छा, बैंकक्रप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बैंक से पैसे लिए और बैंक को दे नहीं पाए, बैंकक्रप्ट हो गए। ये एक मतलब वर्ड है, उसका मतलब दीवाने हो जाना, डिफ़ॉल्ट कर जाना। आपको आप पैसे लिए हैं या वाट कोई चीज़ है, आप उसको पे ना कर सकें, वापस ना करें, उसको बैंकक्रप्ट कहते हैं। क्लोज डाउन हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाना, ये इस तरह के रिस्क होते हैं। फिर ये कह रहा है कि यूएस जो है, यूएस से अमेरिका जो है उसके टी बिल्स है। टी बिल्स हमने पहले पढ़ा था कि बोर्ड्स है उनके, ठीक है, मनी कलेक्ट करने, इसके सिक्योरिटी है, मनी कलेक्ट करने के लिए वो टी बिल इशू करती है जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं। तो ये रिस्क फ्री है, क्योंकि अब अमेरिका एक कंट्री है, वो डिफ़ॉल्ट तो कर नहीं सकता। इसी तरह कंट्री के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट नहीं होते, क्योंकि मुल्क दिवालिया नहीं होते, कोई बैंक, इंस्टीट्यूट या कोई अदारे दिवालिया हो जाते हैं। पाकिस्तान के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है टी बिल, पाकिस्तान के भी टी बिल्स भी ट्रेजरी बिल्स, ठीक। तो ट्रेजरी बिल जो है वो पाकिस्तान के, वो भी रिस्क फ्री है, लेकिन इस पर लिटिल बिल कहता है कि लिटिल बिट है, उसमें रिस्क है। और किस तरह के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो थोड़े कर्जे वगैरह रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चांस है, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं सकता कि कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए। आगे जी इन्फ्लेशन पे आपको समझा चुका हूँ, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ से एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं कि जी इन्फ्लेशन का ये एग्जाम्पल, जैसे जी मैंने कहा था कि चीज़ों का महंगा हो जाना इन्फ्लेशन, चीज़ों का रेट एक्चुअली बढ़ जाना, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। कहते हैं जी सपोज कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड की, एक बॉन्ड खरीद रहे हैं, 5 साल उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। मैच्योरिटी पीरियड ये होता है कि जिस दिन आप उसको वापस करेंगे और उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है कि उस दिन वो मैच्योर हो जाता है, उसको टोटल लाइफ जिसके लिए, जितनी लाइफ के लिए लिया होता है, उसको मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि उसका 8% वो आपको 5 साल बाद देगा, ठीक है। और 5 साल रखते हैं तो 8% के हिसाब से आप जितने भी हैं आप पैसे ले लें उसे। अब 5 साल के अंदर और जो इन्फ्लेशन रेट है कि चीज़ों का महंगा हो जाना या आपके रुपीज़ का डी वैल्यू हो जाना, वो भी 8% है। तो आप एक इन्वेस्टर जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को नहीं यूटिलाइज़ करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहेगा जी 8% वैसे इन्फ्लेशन है, मेरा जो मैं आपके पास बॉन्ड ले रहा हूँ, मेरी मनी जो है वो तो वैसे डी वैल्यू हो जाएगी 8% से। तो इस वजह से कहेगा जी मैं नहीं लेता, अब मुझे रिटर्न ज़्यादा दे, ठीक है। 8% तो उसके साथ बैलेंस हो गया इन्फ्लेशन का, और आप मुझे जो रिटर्न दे रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ ही हो गया, अब मुझे ज़्यादा दे, मुझे कोई गेयर भी होना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन का आपको आइडिया अभी हो गया होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक बात इधर ही एक बात और कर लेते हैं और फिर सेकंड पार्ट में आपसे मुलाकात होगी कि देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इफेक्ट किन चीज़ों से होता है। या इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा होता है तो रिटर्न या इंटरेस्ट रेट जब बैंक ही आपको चार्ज कर रहा होता है तो किन बेसिस को देख रहा होता है, इन्फ्लेशन को देख रहा होता है, ठीक है जी। और हमने ऊपर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, अगर रिस्क इन्वॉल्व हो तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। उसके पैसा, बैंक को आप पैसा ना मिलने की चांस हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगाता है इन्फ्लेशन। इसी तरह वो फैक्टर पढ़ रहे हैं और आगे हम चलते हैं इस फैक्टर के अंदर डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम को, और इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर मुलाकात होती है, उसके बाद इसको इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।